हेलो दोस्त, जय हिंद। और आज का लेक्चर आपके लिए है क्लास 12 के फिजिक्स का अध्याय 14। मैं दोस्त अध्याय 14 का जो चैप्टर का नाम है क्लास 12 के फिजिक्स का अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। यानी कि इस चैप्टर में आपको इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर यह चैप्टर का जो वन शॉट लेकर आया हूँ, यानी कि पूरे चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है पूरे चैप्टर को पूरे वन शॉट में डील करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। यह चैप्टर में आपको मेन इंपॉर्टेंट होता है अर्धचालक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ है क्या है, युक्तियां है, कुछ कुछ सरल परिपथ है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इस चैप्टर में आपका क्वेश्चन क्या उठता है कि आपको अर्धचालक क्या है, क्योंकि चैप्टर के नाम है अर्धचालक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका पूरा डील करेंगे। और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 20 नंबर के एग्जाम में आता है। कितने नंबर का? 20 नंबर का। तो 20 नंबर क्लियर करना है तो ये चैप्टर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अर्धचालक क्या है। और यह अर्धचालक ऑलरेडी 2020 2021 के एग्जाम में और झारखंड के 2009 के एग्जाम में पूछा गया है। बिहार बोर्ड के 2020 और 2021 लगातार 2 बार क्वेश्चन ये कर चुका है। ठीक है ना। अर्धचालक क्या है, चलो अर्धचालक का डिफिनेशन देखते हैं। देखो, अर्धचालक का परिभाषा लिखने का तौर तरीका 10 तरीका से हो सकता है। तो हम वह तरीका बताएंगे ताकि एक तीर से दो निशान हो पाए। ठीक है ना। ऐसे अर्धचालक का डिफिनेशन याद करवाएंगे कि आपका डायरेक्ट अगर 2 नंबर में पूछे अर्धचालक किसे, वो भी काम चल जाए। और एक और क्वेश्चन आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, जिसको हम कहते हैं बैंड सिद्धांत के आधार पर अर्धचालक, चालक और अचालक का डिफिनेशन करें तो वहां पे अर्धचालक यही डिफिनेशन में लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। चलिए, तो अर्धचालक क्या है? तो वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो। देखो मेरे दोस्त, अर्धचालक का डिफिनेशन 10 तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन हम वह तरीका बताएंगे ताकि एक तीर से दो निशान हो पाए। ऐसा नहीं कि अर्धचालक का डिफिनेशन यहाँ पे अलग याद करवा दे। जब बैंड सिद्धांत पढ़ाएंगे इसी चैप्टर में तो वहां पे अर्धचालक का डिफिनेशन ये लिखना पड़ता है, ये सेम जो अभी पढ़ा रहे सेम। तो वहां पे अलग, यहाँ पे अलग, तो एक चीज के लिए दो याद क्यों करेंगे, एक ही याद करेंगे, दोनों काम चल जाएगा, है ना। तो ये कहा वैसे वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो। देखो, अगर वैसे वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, देखिए दो बैंड होते हैं, संयोजी बैंड और चालन बैंड। अगर इसके बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो, मान ले संयोजी बैंड यहाँ पे है और चालन बैंड यहाँ पे एकदम सटा हुआ है। सूक्ष्म ऊर्जा मतलब ऐसा कि कभी सटेगा कभी हटेगा, कभी सटेगा कभी हटेगा। जब यह तापक्रम बढ़ाएंगे तो सटेगा और तापक्रम घटाएंगे तो हटेगा। मतलब समझ रहे हैं। यानी कि जब शून्य ताप होता है तब यह बेसिकली अचालक, यानी कि टेम्परेचर जब शून्य होता है तो अलग अलग रहता है, दोनों अलग अलग। यानी कि तब क्या करेगा, यह कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, यहाँ पे हीट करेंगे तो ये सट जाएगा, तो चालक की भांति व्यवहार करेगा। यानी कि इसके बीच जो अंतराल कम होना चाहिए, सूक्ष्म मतलब बहुत कम अंतराल होना चाहिए। तो ये कहता है वैसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो, क्या हो, सूक्ष्म मतलब बहुत कम ऊर्जा अंतराल हो, अर्धचालक कहलाता है। यहां तक तो समझ में आ गया। तो देखिए, अर्धचालक दो तरह से व्यवहार करता है, क्या क्या? यदि तापक्रम शून्य हो, यदि टेम्परेचर शून्य होगा, सुधा समझना, अगर तापक्रम शून्य होगा तो ये संयोजी बैंड और चालन बैंड, ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, तो ये अलग अलग रहेगा। यदि टेम्परेचर शून्य होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी यानी कि चालन बैंड से संयोजी बैंड में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाता है। चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाता है। ठीक है। और नहीं जाने की वजह से क्या होगा, यह जब इलेक्ट्रॉन फॉलो ही नहीं करेगा तो क्या चाहे क्या व्यवहार करेगा, और अचालक, जिसको कुचालक कहते हैं। तो ये कहा गया यदि टेम्परेचर शून्य होता है तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाता है और इसके और अचालक की भांति व्यवहार करता है, जिसको कुचालक कहते हैं। यदि तापक्रम बढ़ाते हैं, यदि तापक्रम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चालन बैंड से संयोजी बैंड में चला जाएगा। यदि तापक्रम बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड में चला जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन गया मतलब करंट को लेकर गया, जब करंट फॉलो होने लगेगा तो यानी कि चालक की भांति व्यवहार करेगा, संयोजी बैंड में चला जाता है जिससे चालक की भांति व्यवहार करता है। तो डिफिनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर से समझिए एक बार।
वैसे पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल के भांति, मतलब एक सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल पर रखा हो या व्यवस्थित हो, अर्धचालक कहलाता है। यदि टेम्परेचर शून्य होता है तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाता है, इसी वजह से अचालक की भांति व्यवहार करता है। यदि तापक्रम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में चला जाता है, चालन बैंड से संयोजी बैंड में चला जाता है, इस वजह से वो क्या होता है, चालक की भांति व्यवहार करता है। समझ में आया? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो बिल्कुल ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जितना टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट ही है। वन शॉट के मतलब होता है पूरे चैप्टर को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में आने वाला उसी से आपको क्लियर कर देना। अगला क्वेश्चन आता है, आपके सामने पूछा गया है, नैज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक में अंतर स्पष्ट करें। यह भी क्वेश्चन 2013-2015 के एग्जाम में पूछा गया, भी हार्वर्ड के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन कहा गया नैज अर्धचालक एवं अपद्रवी अर्धचालक से आप क्या समझते हैं, या दोनों में अंतर स्पष्ट करें। देखो नैज अर्धचालक क्या है, याद रखना, शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। एक लाइन का डिफिनेशन है, शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो नैज अर्धचालक का डिफिनेशन क्या लिखिएगा, तो शुद्ध अर्धचालक को ही नैज अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नैज अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है ना। शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और अपद्रवी अर्धचालक क्या है? जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाता है, जैसे कोई चीज शुद्ध है उसमें जब कुछ ऐसे, जैसे कि हम दूध, क्या होता है, दूध शुद्ध होता है, अगर उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला देंगे तो क्या होगा, फट जाएगा, फट जाएगा, पनीर बन जाएगा, फिंसा बन जाएगा। कोई प्रकार के जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव अपद्रव मिला देने पर या मिला दिया जाता है तो क्या होता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। सिंपल बात है, जो शुद्ध पानी होता है उसमें करंट फॉलो नहीं करता है, शुद्ध पानी में करंट फॉलो नहीं करता है। अगर वो जब अशुद्ध पानी, जब उसमें कुछ अपद्रव मिला हो, चाहे लोहा हो, जब आपने सुना होगा इस पनिया में ज्यादा आयरन है, आयरन है, देखना आप, जिस पानी में, कल के पानी में आयरन ज्यादा होगा तो कल के जो वहां पे चौताल बना होगा वो लाल लाल हो जाता है, बर्तन लाल हो जाता है। उसमें आयरन की मात्रा यानी कि लोहा की मात्रा उसमें है, इस वजह से वो करंट फॉलो करता है। और शुद्ध जो वर्षा का शुद्ध पानी होता है उसमें करंट फॉलो नहीं करता है। हाँ, भले नीचे गिरने के बाद करंट फॉलो करेगा, जो ऊपर ही रोक लिया जाएगा तो फॉलो नहीं कर सकता। तो ये कहा जाता है कि आप ये नैज अर्धचालक में तो कोई डिफिनेशन में शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अपद्रवी अर्धचालक क्या है, जब शुद्ध अर्धचालक में थोड़ा सा अपद्रव मिला दिया जाता है, अपद्रव मतलब अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी फटाफट, क्योंकि अर्धचालक तो भाई चालक और कुचालक दोनों होता है। जब उसमें थोड़ा सा अपद्रव मिला देने पर चालकता बढ़ जाता है, उसकी चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी चालकता बढ़ जाती है, इसे अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। डिफिनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, दिक्कत नहीं है, चलिए। और याद, यह चैप्टर पढ़ने के बाद 20 नंबर कोई नहीं छीनेगा। कितने नंबर? 20 नंबर, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन चलिए। अगले क्वेश्चन आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन याद रखना। इससे पहले दो क्वेश्चन जो बताएं वह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और अभी जो क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, जो ऑलरेडी 5 नंबर में आपके एग्जाम में 2002 में, 2007 में, 2010 में, 2013, 2018 के एग्जाम में पूछा गया। कितने बार? यह क्वेश्चन 5 बार एग्जाम में पूछा गया, 5 बार। और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में, बिहार बोर्ड की बात कर रहा हूं, 2002, 2007, 2010, 2013, 2018। यह क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है चलिए बात करते हैं। तो क्वेश्चन में 3-4 डिफिनेशन को एक साथ पूछता है। पहला क्वेश्चन कहता है ऊर्जा पट्टी क्या है। क्वेश्चन क्या कहा, ऊर्जा पट्टी क्या है, ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा सिद्धांत क्या है। क्वेश्चन में 3-4 तरीका से कहता है कि ऊर्जा पट्टी क्या है, ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा सिद्धांत क्या है, ठीक है ना, बैंड क्या है, बैंड चालक क्या है। यह इस प्रकार से कहेगा बैंड। और इसके आधार पर, यानी कि बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, कुचालक और अर्धचालक का परिभाषित करें। मतलब समझ में आया आपको? यानी कि ऊर्जा पट्टी के लिए 2 नंबर, चालक के लिए 1 नंबर, कुचालक के लिए 1 नंबर और अर्धचालक के लिए 1 नंबर, 2, 3, 5, टोटल 5 नंबर के एग्जाम में पूछेंगे। यह डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जो ऑलरेडी 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा सिद्धांत क्या है, ऊर्जा पट्टी क्या है, एक ही क्वेश्चन है। और उसके आधार पर
चालक, कुचालक और अर्धचालक का परिभाषित करें। चलो तीनों को देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कहा ऊर्जा बैंड क्या है, ऊर्जा पट्टी क्या है। तो ऊर्जा पट्टी पहले हम पढ़ते हैं, फिर आपको चालक, अर्धचालक, कुचालक सब पढ़ेंगे और ये एक ही क्वेश्चन याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कहा ऊर्जा बैंड या ऊर्जा पट्टी क्या है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटता है। परमाणु जो है, परमाणु में जो नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अलग अलग ऊर्जाओं में चक्कर काटता है। फिर से मैं बताता हूं, यह आपका नाभिक है, तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटता है। ठीक से समझिए। परमाणु के इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काट रहा है। इसका सबका कक्षा अलग अलग है, देखो यहाँ पे ये अलग अलग, इसमें काटेगा, ये इसमें काटेगा, ये इसमें काटेगा, मतलब अलग अलग कक्षा में चक्कर काटती है नाभिक के चारों। तो क्या परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन का होता है अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटती है, तथा प्रत्येक कक्षा का अलग अलग निश्चित ऊर्जा होता है और प्रत्येक कक्षा का इसका ऊर्जा अलग होगा, इसका ऊर्जा अलग होगा। उसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं, ऊर्जा लेवल कहते हैं। देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल कहते हैं, ऊर्जा लेवल कहते हैं। और निश्चित ऊर्जा होता है जिसे हम एनर्जी लेवल कहा जाता है। सिंपल बात है। ऊर्जा लेवल क्या है, ऊर्जा बैंड क्या है, तो याद रखना परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटती है और अलग अलग कक्षा का, कक्षा मतलब रूम, अलग अलग कक्षा का ऊर्जा अलग अलग होता है जिसे हम एनर्जी लेवल, ऊर्जा बैंड, ऊर्जा पट्टी कहते हैं। सिंपल बात है ना। तो डिफिनेशन में किसी प्रकार की दिक्कत कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटता है, अलग अलग कक्षा का ऊर्जा अलग अलग होता है जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। ठीक है, या एनर्जी पट्टी कहते हैं, एनर्जी या बैंड सिद्धांत कहते हैं, जो कहना है कह सकते हैं। सिंपल है, यह डिफिनेशन हो गया। इतना लिखने के लिए 2 नंबर। अब इसमें इसके आधार पर चालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक, कुचालक मतलब अचालक, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चालक की बात करते हैं। चालक में क्या है, चालक देखिए, याद रखना, चालक का डिफिनेशन आप 10 तरीका से इसमें नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें किसके आधार पर लिखना है, तो आपको बैंड सिद्धांत के आधार पर लिखना है। ऐसा नहीं कि कोई भी चालक उठा के लिख दो, नहीं, आपको बैंड सिद्धांत के आधार पर याद रखना। तो क्या है, वैसे वैसे पदार्थ जिसका संयोजी बैंड चालन बैंड के बीच ऊर्जा गैप मतलब न के बराबर हो, क्या हो, आंशिक रूप से भरे हो, यानी कि ओवरलैप हो, आंशिक रूप नहीं पूर्ण भरा हो, आंशिक नहीं पूर्ण रूप से, यहाँ पे आंशिक नहीं पूर्ण होना चाहिए। ठीक है ना। तो याद रखना, वैसे पदार्थ जिसका संयोजी बैंड तथा चालन बैंड पूर्ण रूप से भरा हो, आई मीन ओवरलैप हो। जैसे कि देखो, चालक में है, चालक में पूर्ण रूप से भरा होगा तब ना, ओवरलैप होगा तब ना। अगर मान ली यह तार है, यह तार जा गया है, ठीक है ना, ये तार है और इसके यहाँ पे तार गया, और ये एक दूसरे से जब बीच में गैप नहीं होना चाहिए ना, अगर गैप हो गया तो फिर तो ये चालक तो नहीं रहा। तो गैप नहीं होना चाहिए, बीच में एकदम ओवरलैप होना चाहिए। तो वही कहा गया, ऐसे पदार्थ जिसका संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्ण रूप से भरा हो, क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हो, पूर्ण रूप से भरा हो, आई मीन ओवरलैप हो, चालक कहलाता है। याद रखना, वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड पूर्ण रूप से भरा हो, आई मीन ओवरलैप हो, उसे हम चालक कहेंगे। अब बात करते हैं अचालक, जिसको कुचालक कहा जाता है। कुचालक का डिफिनेशन 2 है, जिसको अचालक कहिए, कुचालक कहिए, जो कहना कहिए, इसका डिफिनेशन 2 है। तो सबसे पहला हम इजी वाला डिफिनेशन बताते हैं, यह वाला डिफिनेशन देखो, या संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बैंड गैप का मान बहुत अधिक होता है तो कुचालक कहलाता है। तो डिफिनेशन में आप क्या लिख सकते हैं, डिफिनेशन में यह लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बैंड गैप बहुत ज्यादा हो, यानी कि उसके बीच गैप ज्यादा हो, जैसे कि एक बैंड आपका यहाँ है, चालन बैंड और संयोजी बैंड यहाँ है, यानी कि संयोजी बैंड यहाँ है, चालन बैंड यहाँ है, यहाँ पे इसके बीच ऊर्जा गैप ज्यादा हो, जिससे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप फॉलो नहीं कर सकता। जब इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, अचालक कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। थोड़ी से समझिए क्वेश्चन, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बैंड गैप का मान बहुत अधिक होगा तो उसे कुचालक कहेंगे। या डिफिनेशन यह लिख दीजिए जो आपको दिया गया, या चाहे तो वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड चालन बैंड से भरा होता है, चाहे ऐसा लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जिसका
संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, लेकिन चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है। यह चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, उसे क्या अचालक कहते हैं। तो डिफिनीशन फिर से समझिए, दो तरीका से इसमें डिफिनीशन दिया गया, दो दो डिफिनीशन में से कोई एक याद कर सकते हैं। अचालक क्या है? तो वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, लेकिन चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, अचालक कहलाता है। या इस तरह से लिख दीजिए, या यानी कि वैसे पदार्थ जिसका संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बैंड गैप ज्यादा होता है, अचालक कहलाता है। डिफिनेशन क्लियर है? चलो आगे बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट हमारा अर्धचालक क्या है। अर्धचालक का डिफिनेशन पहले के क्वेश्चन में बताए, वही डिफिनेशन हम वहां पे यह डिफिनेशन क्यों बताए, इसीलिए क्या कि अर्धचालक केवल पूछे अर्धचालक किसे कहते हैं, तो यह डिफिनेशन हुआ कि वैसे पदार्थ जिसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो। देखो सेम डिफिनेशन है, सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो अर्धचालक कहलाता है। यदि तापक्रम शून्य होगा, यदि तापक्रम शून्य होगा तो चालन बैंड से संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएगा। फिर से समझिए, यदि तापक्रम शून्य होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाएगा और इस तरह से अचालक यानी कि कुचालक की भांति व्यवहार करेगा। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है चालन बैंड से संयोजी बैंड में चला जाएगा और चालक की भांति व्यवहार करेगा। इसीलिए हम आपको वहां पे पढ़ाए हैं यही डिफिनेशन। दूसरा डिफिनेशन पढ़ाते तो होता कि यहाँ के अर्धचालक अलग याद करना पड़ता, वहां के लिए अर्धचालक अलग याद करना पड़ता, क्योंकि अर्धचालक दो तरीका से काम आएगा। एक तो आपको बैंड सिद्धांत पूछ देगा तो ये तीनों लिखना पड़ेगा, अगर सिंगल पूछेगा, अर्धचालक पूछेगा तो सिंगल में भी लिख सकते हो। इसलिए एक तीर से दो निशान के लिए डिफिनेशन लिखवाया। तो आपको समझ में आया चालक क्या है, अचालक क्या है और अर्धचालक क्या है और बैंड सिद्धांत क्या है। मैं फिर से एक बार रिवीजन करना चाहता हूं तीनों को, चारों को, क्या क्या इसमें डिफिनेशन है, ध्यान से सुनना समझना। पहले बैंड पर है, बैंड सिद्धांत या ऊर्जा ऊर्जा लेवल क्या है। तो उसमें कहा है परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटती है, जिसे हम लोग अलग अलग कक्षाओं में चक्कर काटती है। अलग अलग कक्षा के लिए ऊर्जा अलग अलग होता है, जिसे हम एनर्जी लेवल कहते हैं। सिंपल है। उसके बाद चालक, वैसे पदार्थ जिसका संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच पूर्ण इलेक्ट्रॉन जो होता है पूर्ण रूप से भरा होता है। फिर से समझिए, वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच संयोजी और चालन बैंड के बीच इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरा होता है या ओवरलैप होता है, चालक कहलाता है। और चालक क्या है? वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा गैप या बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, अचालक कहलाता है। अचालक एक और डिफिनेशन था, वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है लेकिन चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, अचालक कहलाता है। ठीक है, अर्धचालक का डिफिनेशन सुनिए। अर्धचालक का डिफिनेशन कहता है वैसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच सूक्ष्म ऊर्जा अंतराल हो, मतलब बहुत कम ऊर्जा अंतराल हो, उसे अर्धचालक कहलाता है। यदि तापक्रम शून्य होता है, आप लोग देख सकते हो, यदि टेम्परेचर शून्य होता है तो चालन बैंड से यानी कि इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में नहीं जा पाता और इस वजह से अचालक की भांति व्यवहार करता है। यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजी बैंड में चला जाता है। क्या कहा जाएगा? चला जाएगा। और चला जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा, तो चला जाता है तो यह चालक की भांति व्यवहार करता है। तो ये क्लियर हो गया, ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है डोपिंग क्या है। डोपिंग क्या है मेरे दोस्त? बहुत इजी क्वेश्चन है डोपिंग, और ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी 2012 के एग्जाम पूछा गया। डोपिंग क्या है? तो किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धि को मिलाने की क्रिया, जैसे देखो कोई भी चीज होता है, जो उचित अशुद्धि को मिलाने की जो क्रिया होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट कॉल है मेरे मित्र, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। 3 कॉल आ चुका है तीनों फोन पर हमारे, बस थोड़ा सा वेट करना मेरे मित्र। सॉरी दोस्त,
एक ऐसा कॉल था कि 3-3 फ़ोन पे कॉल आया। लास्ट में हमको उठाना पड़ा है। क्योंकि भाई देखो जब एक फ़ोन पे कॉल आता है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे सबसे पहले हमारे इस फ़ोन पे कॉल आए हैं, तो हम इग्नोर कर दिए, चलो भाई बाद में ले लेंगे, पहले क्लास ले लेते हैं। फिर दूसरा नंबर इस फ़ोन पे आया, चलो ठीक है। दूसरा लेकिन तीसरा पे फिर इस पे भी आ गया। हम कहे भाई क्या बात है? और तीनों का नंबर किसके पास हो सकता है? अपने आदमी के पास। यानी कि मेरे मामा जी का कॉल आ रहा था। तो तीसरा नंबर इस फ़ोन पे आया, तो हम कहे भाई क्या बात है? तीनों नंबर पे कॉल आ रहा है। समझ सकते हो ना भाई? पहला वाला चलो ठीक है, दूसरा का बात चलो ठीक है, लेकिन तीसरा का बात तीनों नंबर पर कॉल करने का रीजन कुछ हो सकता है, इसलिए हमको कॉल रिसीव करना पड़ा मेरे दोस्त। इसलिए सॉरी, हम पढ़ा रहे थे डोपिंग क्या है। देखिए डोपिंग क्या होता है? डोपिंग जब अर्धचालक में उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाया जाता है। जैसे कि हम कोई वस्तु, जैसे हम दूध को पनीर फाड़ते हैं, तो हमें उचित मात्रा में क्या डालते हैं? नींबू डालते हैं ताकि वो दूध फट जाए, ऐसा नहीं कि खट्टा हो जाए। जैसे कि हम कोई चाय बनाते हैं तो उचित मात्रा में उसमें क्या डालते हैं? चाय पत्ती डालते हैं। ऐसा नहीं कि इतना ना चाय पत्ती डाल दो खराब हो जाए, होता है कि नहीं? तो हर चीज का एक मात्रा लेवल बनाया गया है, इतने चीज में इतना डालो तो सही है, इससे ज्यादा डालोगे खराब हो जाएंगे। हम सब्जी बनाते हैं, नमक भी एक उचित मात्रा में डालते हैं। अगर ऐसा नहीं कि नमक के पटके जो है उझिल दो, काम खत्म। आटा सने गइलु त गील कई दिहलु, अब पानी भरे गइलु त घोर पिछल आइलु, आ डललु ना दाल में फोरनवा रहे कहाँ ध्यानवा ए गोरी। ठीक बा? वही हाल है। अगर ध्यान से अगर नहीं डालिएगा तो खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धि को मिलाने की क्रिया या मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। बताओ इससे इजी डिफिनेशन कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा दोस्त। और याद रखना ये चैप्टर पढ़ने के बाद 20 नंबर कोई नहीं छीनेगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये डायरेक्ट सबका पीडीएफ मिल जाएगा, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना। ऑल सब्जेक्ट का सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है जो आपको मिलेंगे, ठीक है ना? चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो। अगले क्वेश्चन है पी टाइप और चालक क्या, और मत पूछो ये कितना बार पूछा गया है। पी टाइप और एन टाइप दो अर्धचालक, ऐसा अर्धचालक है, अर्धचालक का प्रकार है एक प्रकार के। पी टाइप अर्धचालक जो 1985, 1990, 2003, 2007, 2013, 2020, 2021 बिहार बोर्ड के, झारखंड के 2009, झारखंड के 2009 के बाद कितना बार पूछा है, मैं डेट नहीं लिख पाया हूं, ठीक है ना? तो याद रखना, बिहार बोर्ड वाले याद रखना मेरे दोस्त, 85 से लेकर 2021 तक कितना बार पूछा गया है। 21 के बाद भी पूछा गया, लेकिन हम डेट नहीं लिखे हैं। 24 में भी शायद पूछा था, ध्यान नहीं दिए हैं। और ये सब 1985 90 कहां से आया है तुम्हारे पास? आपको कितना बार बता चुके हैं, यही बुक है मेरे पास, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। चलो, तो आपको सबसे पहले पढ़िए हमारा एन टाइप अर्धचालक क्या है। एन टाइप है जब नैज अर्धचालक में, अब बोलना नैज अर्धचालक क्या है, तो मैं नैज अर्धचालक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। नैज अर्धचालक किसे कहते हैं? शुद्ध अर्धचालक को नैज अर्धचालक कहा जाता है। आपको याद रखना, जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। क्या कहा? जब नैज अर्धचालक यानी कि शुद्ध अर्धचालक, यहां पे लिख सकते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। क्योंकि नैज अर्धचालक का मतलब होता है शुद्ध अर्धचालक, क्योंकि अभी जस्ट डिफिनेशन बताए हैं, इसीलिए पहले हम सब कुछ क्लियर करते चले। वहां पे नैज अर्धचालक क्या है, अर्धचालक क्या है, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना? याद रखना, जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या होता है? एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है, ठीक है? यहां तक भी डिफिनेशन लिखने का कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप इसमें और थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक, जिसको आवेश वाहक कहा जाता है, आवेश वाहक, ठीक है? फिर से समझना मेरे दोस्त, जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो उसे हम एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। और एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक, जिसको बहुसंख्यक वाहक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यह याद रखना, पूछेगा कि एन टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रॉन जवाब दोगे। क्या दोगे? इलेक्ट्रॉन। और एक और चीज, जब एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक, जो आवेश वाहक, जो आवेश को प्रवाहित करने का होता है, इलेक्ट्रॉन काम करता है, अल्पसंख्यक वाहक क्या काम करेगा? होल्स करेगा। अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है? अल्पसंख्यक वाहक होल्स, होल्स कहते हैं, जिसको हम छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? छिद्र, छिद्र कहते हैं। तो याद रखना, अल्पसंख्यक वाहक छिद्र होता है और बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है।
फिर समझना ये क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक, यानी कि वैसे अर्धचालक, यानी कि जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होल्स होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब अगला इसी का भैया है, ए पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। और ये भी क्वेश्चन 85, 90, 3, 7, 13, 15, 20 के एग्जाम पूछा गया है। यानी कि पी टाइप और एन टाइप में से एक क्वेश्चन इस बार पूछेगा तो एक क्वेश्चन अगला बार। ठीक है ना, तो दोनों याद रखोगे। आपको 20 में पूछा एन टाइप, 21 सॉरी 21 20 में पूछा पी टाइप, एन टाइप 21, 22, 23, 24 में पूछा था शायद, 24 में पूछा था पी टाइप। ध्यान नहीं है 2024 के एग्जाम पी टाइप पूछा था या एन टाइप, मुझे याद नहीं है, ध्यान देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पी टाइप और चालक से आप क्या समझते हैं, तो सेम डिफिनीशन है, बस सेम जैसे उसमें इसमें भी है। जब नैज अर्धचालक में, तो वहां पे क्या था, पंच संयोजी, यहाँ पे त्रिसंयोजी कर देंगे, बस काम खत्म। बस इतना फर्क करना है, इसके अलावा कुछ फर्क नहीं है। देखो, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। डिफिनीशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, जब नैज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो पी टाइप अर्धचालक कहलाता है या पी टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। इतना तक किसी को दिक्कत नहीं। और एन टाइप में क्या करेंगे, जब नैज अर्धचालक में पंच संयोजी, यहाँ पे त्रि की जगह क्या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो प्राप्त अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब देखो एन टाइप में क्या है, एन टाइप में बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन और अल्पसंख्यक वाहक होल्स होता है। एन टाइप में, पी टाइप में नहीं। पी टाइप में उसका उल्टा कर दीजिए, तो पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक जिसको आवेश वाहक कहा जाता है, बहुसंख्यक वाहक जिसको आवेश वाहक कहा जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, आवेश वाहक। आवेश वाहक क्या हो जाएगा, होल्स हो जाएगा, जिसको छिद्र कहते हैं, क्योंकि उल्टा होता है, छिद्र हो जाएगा, छिद्र होता है। तो याद रखना मेरे दोस्त, फिर से समझना, पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक वाहक जो आवेश वाहक होता है, छिद्र होता है, और अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी का उल्टा सेम एन टाइप होता है। तो एन टाइप पी टाइप में कोई दिक्कत नहीं, 2 बार याद करोगे गर्दा उठ जाएगा। और सबका नोट्स रेडी है मेरे दोस्त, लेने के प्रयास जरूर करना। अब बात आता है पी टाइप और एन टाइप में अंतर बताइए। और ये क्वेश्चन 2013 और 2015 के एग्जाम पूछा गया है कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक में अंतर क्या है। तो शायद अंतर सबसे इजी है, जो डिफिनेशन पढ़ा है आपको याद होगा क्या क्या। देखो, एन टाइप प्रचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है और पी टाइप प्रचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। सबसे पहला अंतर यह हो गया कि एन टाइप प्रचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाए जाते हैं, लेकिन पी टाइप में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा का पॉइंट यह हो सकता है कि एन टाइप अर्धचालक का आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होता है और पी टाइप अर्धचालक का आवेश वाहक होल्स यानी कि छिद्र होता है। और फिर आपको एन टाइप अर्धचालक का मतलब अल्पसंख्यक वाहक, जिससे आवेश नहीं अल्पसंख्यक वाहक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक अल्पसंख्यक वाहक होल्स होता है और पी टाइप अर्धचालक अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होता है। 3 पॉइंट अंतर हो गया, काम करता है। देखो क्या है, पी टाइप पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है, जबकि एन टाइप में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है। पहला अंतर। दूसरा का अंतर, एन टाइप में क्या है, बहुसंख्यक वाहक छिद्र होता है, ठीक है ना, जबकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होगा। हाँ है ना, डिफिनेशन है। पी टाइप में क्या होगा, अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन होगा, तो एन टाइप में अल्पसंख्यक वाहक छिद्र होगा। छिद्र को होल्स कहते हैं। तो बताओ इसमें कुछ है, बताओ डिफिनेशन में तो इसमें अंतर कर दिया, बताइए। चलिए, तो ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड क्या है। और मेरे मित्र एक चीज ध्यान रखना है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इससे एक आ जाएगा, फिक्स है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एक आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक आपको बेल्ट सिद्धांत के आधार पर चालक अचालक कुचालक पढ़ा चुका हूँ, जो आपसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगला लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों तरीका से आपको कैसे पूछ सकता है। एक तो पूछेगा पी टाइप एन टाइप अर्धचालक क्या है, पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड लिखे। तो एन टाइप पढ़ा चुका हूँ, पी टाइप पढ़ा चुका हूँ, और पीएन जंक्शन डायोड है। तीनों पूछेगा तो एक साथ पूछेगा, तीनों पूछेगा तो एक साथ, ठीक है ना। और तीनों के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर अलग अलग पूछेगा तो 2-2 नंबर में पूछेगा। पी टाइप चालक पूछेगा तो 2 नंबर में, एन टाइप पूछेगा तो 2 नंबर में, पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड पूछेगा 2 नंबर में। और जब तीनों पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में, याद रखना, तीनों एक साथ पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन, और अलग अलग पूछेगा तो 2-2 मार्क्स में, यानी कि लघुत्तरीय प्लस में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो याद इनका अलग अलग पढ़ा रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड से आप क्या समझते हैं। पीएन संधि डायोड क्या है, चलिए समझते हैं। जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में रखा जाता है
जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के संपर्क में यानी कि सटा कर रखा जाता है, संपर्क में रखा जाता है, तो प्राप्त तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। फिर से समझना, जब देखो सिंपल है, पीएन है यानी कि पी टाइप फिर एन टाइप, तो पी टाइप और चालक को एन टाइप और चालक के संपर्क में रखा जाता है, तो ऐसे व्यवस्था को पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड कहते हैं। संधि का मतलब जंक्शन ही होता है। याद रखना, जब पी टाइप और चालक को एन टाइप और चालक के संपर्क में रखा जाता है, तो ऐसे व्यवस्था को हम लोग पीएन संधि डायोड या जंक्शन डायोड कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसकी व्याख्या करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो चलो यहां तक काम चल जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो थोड़ा सा व्याख्या करने के लिए बोलेगा आपको, तो व्याख्या करना पड़ेगा, तो फिगर के साथ आप समझना पड़ेगा, फिगर के साथ आपको समझिए मजा आ जाएगा। सिंपल क्या है, पी टाइप एन टाइप। देखो पी क्षेत्र का होल्स, पी क्षेत्र का होल्स क्या करता है, एन क्षेत्र के फ्री इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। देखो सिंपल बात है, पी क्षेत्र में खाली जगह होता है, पीच देखो इसमें अल्पसंख्यक वाहक का काम नहीं, जो मेन वाहक होता है। देखो पी टाइप और एन टाइप, देखो पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक आवेश वाहक क्या होता है, होल्स छिद्र होता है, और और एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। आप ही बताओ, इलेक्ट्रॉन है और यहाँ खाली जगह, यहाँ पे एक खाली जगह है, इसमें खाली है जगह, खाली खाली है, और बगल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन खाली जगह में भागेगा कि नहीं। जैसे गोली खेले हो, कंचा गोली, तो गोली आप खेलोगे ऐसे मार के, तो गोली कहाँ भागता है, ढुलकाव जगह में, जहाँ ढुलकाव होगा, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, घुच्ची रहता है, गोला सा के घुच्ची कहते हैं उसको, कुछ भी हो जो भी कहना है, तो उसमें गोली भागने का प्रयास करता है। तो गोली इसे मारोगे जहां ढुलकाओ, तो उसी प्रकार से जब खाली जगह है तो इलेक्ट्रॉन इसमें भागने का प्रयास करेगा कि नहीं, बोलो करेगा कि नहीं, करेगा ना। तो ही कहता है पी क्षेत्र का इलेक्ट्रॉन जो है, समझने के प्रयास करना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। जो पी क्षेत्र का होल्स, पी क्षेत्र का जो जगह खाली है, पी क्षेत्र का होल्स एन क्षेत्र के फ्री इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है। जो पी क्षेत्र का जो होल्स है, जो खाली जगह, वो एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा। बुआ आओ, मेरी जगह खाली जगह है, आओ आओ। खाली खाली वाला आदमी खींचता है, तो क्या करेगा, पी क्षेत्र का होल्स एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, तथा संधि को पार करने में एक दूसरे से मिल जाता है, और संधि को पार करके एक दूसरे से मिल जाता है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। इधर एन टाइप, इधर पी टाइप, और जब संधि के पार करेगा, सीधा समझ लीजिए आप इस तरह से, इधर इलेक्ट्रॉन है, इधर आपका होल्स है, जा खाली जगह है, ठीक है ना। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन आएगा तो संधि के पार करेगा, और एक दूसरे से क्या होगा, आपस में मिलना शुरू होगा। तो ये कहता है पी टाइप का होल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है, तथा संधि को पार करके एक दूसरे से मिल जाता है, एक दूसरे से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, यह प्रक्रिया पुनः, यह क्या पुनः संयोजन कहलाता है, और यह प्रक्रिया को हम पुनः संयोजन कहते हैं। आपस में मिलने का, संधि को पार करके आपस में जुड़ने का, संयोग करने का हम क्या कहते हैं, संयोग हो रहा है, तो पुनः संयोजन कहा जाता है। और प्रत्येक पुनः संयोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स को नष्ट कर देता है। अभी बताइए, जब यहाँ पे एक खाली जगह है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा, तो एक तो खत्म हो गया, यानी कि प्रत्येक पुनः संयोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स आपस में क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नष्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ एक जगह एगो में एगो भर गया, तो काम उसका खत्म, दूसरा काम बढ़ेगा तीसरा काम है, यानी कि प्रत्येक पुनः संयोजन में, प्रत्येक पुनः संयोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स को आपस में नष्ट कर देता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होल्स में जब भर जाएगा तो उसका काम खत्म, ठीक है ना। तो प्रत्येक पुनः संयोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक होल्स को नष्ट कर देता है, और ऐसा लगता है कि एन एन क्षेत्र के सभी फ्री इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र के होल्स में क्या कहा, पुनः संयोजन हो गया है, हो जाएगा। मतलब ऐसा लगने लगता है कि अब पूरे एन टाइप के इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल्स में पुनः अपने आप में संयोजित कर लेगा, अपने आप में क्या होगा, संयोजन हो जाएगा, और काम इसका खलास हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्यों, कि जब ये पूरे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, देखो, तो ये मान लीजिए चलो भरना शुरू करेगा, लेकिन नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके जगह में एथी में सट जाएगा, देखो कैसे। तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि एन क्षेत्र के फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन क्षेत्र का जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, पी क्षेत्र के होल्स में, पी क्षेत्र के होल्स में के साथ पुनः संयोजित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही एन क्षेत्र के फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एन क्षेत्र के फ्री इलेक्ट्रॉन, एन क्षेत्र के फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पी क्षेत्र में प्रवेश करता है, पी क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो संधि के नजदीक एन क्षेत्र में धनायन और पी क्षेत्र में ऋणायन उत्पन्न हो जाता है,
और एन क्षेत्र में यहाँ पे धनायन उत्पन्न हो जाता है संधि के पास में, यहाँ पे संधि के पास में धनायन और पी क्षेत्र में ऋणायन उत्पन्न हो जाता है, ऋणायन उत्पन्न हो जाता है। और पर इस परत को बैरियर कहा जाता है, और इस परत को बैरियर कहा जाता है। तो यह बेसिकली थोड़ी सी व्याख्या था पी टाइप और एन टाइप पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, जो आपको 5 नंबर में पूछेंगे तो यह काम आएंगे। तो 5 नंबर में ये सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, पूछेंगे पी टाइप एन टाइप अर्धचालक क्या है, पीएन जंक्शन डायोड लिखो तो आपको ये लिखना पड़ेगा। और पी टाइप और सीधे पूछेगा पीएन जंक्शन डायोड तो यह लिखिएगा, 2 नंबर मिलेगा। अगले क्वेश्चन देखिए, जेनर डायोड क्या है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जेनर डायोड क्या है, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जो भंजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है। फिर से समझना, जेनर डायोड बहुत झकास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो 83, 97, 2012, 2017 के एग्जाम पूछा गया। जेनर डायोड क्या है, तो एक विशेष प्रकार से डोपित, यानी कि एक विशेष स्पेशल विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जो भंजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त, जो भंजन क्षेत्र में बिना क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है, जेनर डायोड कहलाता है। फिर से समझना, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड, वैसा पीएन संधि डायोड जो भंजन क्षेत्र में बिना खराब हुए क्षतिग्रस्त हुए कार्य करता है, उसे हम जेनर डायोड कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड से क्या समझते हैं? एलईडी क्या है? एलईडी, एलईडी एग्जाम में खूब पूछता है, एलईडी आपने देखा होगा। और मेरे दोस्त याद रखना, ये चैप्टर लास्ट तक जो देख रहा होगा ना, उसको लास्ट तक इतना मजा आने वाला है। अभी मेन टॉपिक इसका बचा ही हुआ है, कौन कौन सा आपको बताएंगे, टेंशन मत लो, क्योंकि इससे आपको 20 नंबर एग्जाम पूछता है। कितने नंबर? 20 नंबर इस चैप्टर से। ठीक है ना, 70 नंबर के एग्जाम में 20 नंबर एक चैप्टर से पूछता है, और लगभग 30 नंबर तो आपको क्या किससे पूछता है? ऑप्टिक्स से। 20, 30, 50 नहीं होगा, 20 नंबर में सब अहो अहो करता है। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आइए, तो हमारा एलईडी क्या है, प्रकाश उत्सर्जन डायोड क्या है, देखना, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसके अग्र अभिनति करने पर प्रकाश लगातार विकिरण उत्सर्जित करता है, एलईडी कहलाता है। फिर से समझना, एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसको फॉरवर्ड वेस्ट करने पर, अग्र अभिनति करने पर विकिरण उत्सर्जित करता है। डिफिनेशन में कोई खास नहीं है कुछ, यानी कि एक विशेष प्रकार से डोपित वैसे पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। पीएन जंक्शन डायोड जिसको अग्र अभिनति, मतलब उसको फॉरवर्ड वेस्ट करेंगे, अग्र अभिनति करेंगे तो प्रकाश उत्सर्जित शुरू करेगा। और प्रकाश उत्सर्जित करेगा तो आप समझ ही रहे, एलईडी क्या करता है? प्रकाश से उत्सर्जित करता है ना। जब स्विच के टिपेंगे तो क्या होगा? जब उस पर करंट फॉलो कराएंगे, उत्सर्जित कराएंगे, यानी कि पीएन संधि डायोड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है ना। इलेक्ट्रॉन उसमें देना शुरू करेंगे, क्योंकि करंट फॉलो करना मतलब इलेक्ट्रॉन फॉलो करना। इलेक्ट्रॉन जब उसमें फॉलो करेगा तो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, वही कहा गया। यानी कि वैसे एक विशेष प्रकार से डोपित वैसा पीएन जंक्शन डायोड जिसको फॉरवर्ड वेस्ट यानी कि अग्र अभिनति करने पर लगातार विकिरण यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है, एलईडी कहलाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल को आप समझाइए। सोलर सेल से आप क्या समझते हैं? और ये क्वेश्चन आपके सामने दिख ही रहा है, कितना बार पूछा गया, सोलर सेल क्या है। सोलर सेल से आप क्या समझते हैं? तो वह पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सोलर सेल कहलाता है। इन सेलों के बड़े पैमाने पर उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश हेतु किया जाता है। आपने फिगर तो यहाँ पर नहीं लगा, देखना आपके घर के अगल बगल में सोलर लाइट लगा होगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र है वो, तो सोलर लाइट वहां पर सोलर लगा देता है, बॉल लगा देता है, दिन भर चार्ज होगा, रात में जलेगा, यानी कि बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। तो वह क्या किया? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर दिया। सोलर सेल का काम है, प्रकाश लिया, वो क्या किया? इस तरह से होता है, वो प्रकाश ऑब्जर्व किया, प्रकाश लिया और वो विद्युत में कन्वर्ट कर दिया, है ना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करना, यही हमारा सोलर सेल का काम है। याद रखना, वह पीएन संधि डायोड जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सौर सेल कहलाता है। सौर सेल कहलाता है, सोलर जानते हैं ना, सौर सेल कहलाता है। और इन सेलों का बड़े पैमाने में उपयोग किया जा रहा है। इन सेलों का बड़े पैमाने में उपयोग सार्वजनिक स्थान पर प्रकाश हेतु किया जाता है। सार्वजनिक स्थान जैसे सरकारी दफ्तर हुआ, स्कूल कॉलेज से लेकर
और रोड, गली कुची से लेकर सड़क सभी पर इसका उपयोग किया जाता है सौर सेल का। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन देखिए, मैं फिगर नहीं बना लगा पाया हूं, सॉरी मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन भी 2019-2014 के एग्जाम में पूछा गया है। ट्रांजिस्टर क्वेश्चन खूब पूछता है कि एक ट्रांजिस्टर की दोलित्र के रूप में क्रिया का संक्षिप्त वर्णन करे। 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। याद रखना ये 5 नंबरिया क्वेश्चन है, तो जितना मैं बोल रहा हूँ 5 नंबरिया लगा लेना। यानी कि लघुत्तरीय सॉरी दीर्घोत्तरीय प्रश्न इसको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन क्या है, एक ट्रांजिस्टर की दोलित्र के रूप में क्रिया का विधि का वर्णन करें। एक ट्रांजिस्टर के दोलित्र के रूप में इसका क्रिया विधा का वर्णन करना है। चलो पहले हम ट्रांजिस्टर पढ़ते हैं। तो दोलित्र क्या है, पहले दोलित्र वह युक्ति जिससे उच्च आवृत्ति के स्थायी विद्युत दोलन प्राप्त होते हैं, दोलित्र कहलाता है। फिर से समझना मेरे दोस्त, दोलित्र क्या है। यह क्वेश्चन आपको 5 नंबर में कितना बार पूछा गया है। वह युक्ति जिससे उच्च आवृत्ति के वह युक्ति जिससे उच्च आवृत्ति के स्थायी विद्युत दोलन प्राप्त होता है, स्थायी विद्युत दोलन प्राप्त होता है, दोलित्र कहलाता है। वह युक्ति जिससे उच्च आवृत्ति के स्थायी स्थायी विद्युत दोलन प्राप्त होता है, दोलित्र कहलाता है। इजी डिफरेंस है ना। चलिए, दोलित्र समझ गए। अब इसकी क्रिया विधि, क्योंकि एक ट्रांजिस्टर के दोलित्र के रूप में क्रिया विधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। क्रिया विधि की ओर बढ़ते हैं। क्रिया विधि क्या कहता है, ठीक है ना। और फिगर बनाइएगा, फिगर नहीं बनाइएगा ना तो आपको नंबरवा नहीं देगा 5 नंबर। 5 नंबर में से आपको 3 नंबर काट ही लेगा, यानी कि 2 नंबर काट लेगा, 3 नंबर ही देगा। अगर पूरा डिफिनेशन लिखिएगा, फिगर नहीं बनाएगा तो आपको 2 नंबर काट लेगा, 3 नंबर 2 नंबर काट ही लेगा। फिगर बनाइएगा। क्रिया विधि क्या है, दोलित्र के रूप में क्रिया विधि देखिए। जैसे ही दाब कुंजी दबाई जाती है, देखो यहाँ पे दाब कुंजी एक लगा होगा, ठीक है ना, कुंजी लगाया होगा, दाब कुंजी रहता है। जैसे ही दाब कुंजी को दबाया जाता है, यहाँ पे एक निर्वेश विभव है और यहाँ पे एक कुंजी रहता है, नहीं दिया गया, कुंजी रहता है, की रहता है, जो स्विच कहते हैं, हम लोग स्विच कहते हैं। स्विच को दबाएंगे तब करेंगे। वही कहा, जैसे ही दाब कुंजी को दबाई जाती है तो संधारित्र सी आवेशित होने लगता है, और इसमें संधारित्र जो सी होता है वो आवेशित होने लगता है। संधारित्र जानते हैं, संधारित्र सी आवेशित होने लगता है। संधारित्र में पूर्ण आवेशित हो जाने पर यह प्रेरण कुंडली एल से क्या करता है, निरावेशित होने लगता है। फिर से समझना मेरे दोस्त, जैसे ही कुंडली को दबाएंगे, जैसे कि बैटरी चार्ज करती है तो हम की को दबाते हैं तो बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाता है, और चार्ज जब पूरा हो जाएगा तो क्या करेगा वो, तो यहाँ बैटरी की बात नहीं है। तो जैसे ही कुंजी को दबाई जाती है तो संधारित्र सी जो आवेश हो जाता है, आवेशित यानी कि चार्ज होने लगता है। और संधारित्र के पूर्ण आवेशित हो जाने पर, यानी कि पूर्ण चार्ज, आवेशित मतलब चार्ज होता है, अनुसंधारित्र के पूर्ण चार्ज हो जाने पर यह प्रेरण कुंडली एल से, जो प्रेरण कुंडली एल से निरावेशित होने लगता है। यानी कि पहले अपने आप को चार्ज करता है और फिर दूसरे का चार्ज करता है। जैसे इन्वर्टर का बैटरी क्या करता है, यानी कि करंट को लेकर अपने खुद को चार्ज किया, फिर बाद में मोबाइल के बैटरी, छोटी छोटी उपकरणों को चार्ज करता है ना। तो ये कहा गया, जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाने पर यह प्रेरण कुंडली एल से क्या हो जाता है, निरावेशित, मतलब अपने आप को उस पर दे देता है, निरावेशित होने लगता है। जब संधारित्र पूर्णतः निरावेशित हो जाता है, मतलब पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाता है, निरावेशित मतलब डिस्चार्ज हो जाता है, तब क्या होता है, तब कुंडली एल से संचित ऊर्जा अधिक हो जाता है। तब कुंडली एल में संचित ऊर्जा अधिकतम हो जाता है। बात सही है भाई। पहले तो सी आपको चार्ज किए, सी जब चार्ज हुआ तो क्या किया, फिर वह चार्ज को किस पर दे दिया, एल को, एल प्रेरक को वो ट्रांसफर कर दिया। तो जब एल प्रेरक ट्रांसफर कर देगा तो एल प्रेरक पर क्या होगा, ऊर्जा अधिक हो जाएगा। सी का था खत्म हो गया भाई, सी तो अपने आप को चार्ज किया था लेकिन वो दूसरे को दे दिया, तो क्या होगा, एल पर संचित ऊर्जा अधिकतम हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाती है। यह चुंबकीय ऊर्जा संधारित्र सी को यहाँ पे विपरीत दिशा में आवेशित करना पुनः समाप्त हो जाती है। समझना, यहाँ पे एक चीज उपयोग हुआ, देखिए 1 मिनट, हाँ। तो क्या होगा, एल पर अधिक ऊर्जा संचित हो जाएगा, क्योंकि सी से वो क्या गया, जो धारिता था उससे वो ले लिया, ठीक है ना। अब देखिए, यह चुंबकीय ऊर्जा संधारित्र सी को, और यह चुंबकीय ऊर्जा जो है संधारित्र सी को विपरीत दिशा में आवेशित करके पुनः समाप्त हो जाती है।
यानी कि यह जो आपको चुंबकीय ऊर्जा जो है, यह चुंबकीय ऊर्जा एल संचित ऊर्जा जो है पुनः क्या करेगा, संधारित्र सी को विपरीत दिशा में आवेशित करके पुनः अपने आप को समाप्त कर लेता है, कर जाती है। इस घटना को दोलन कहते हैं और इस घटना को दोलन करते हैं। यानी कि इसमें कुछ हुआ नहीं, देखो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, पहले सी अपने आप को चार्ज कर रहा है और फिर अपने आप को क्या कर रहा है, एल को चार्ज कर दे रहा है, अपने डिस्चार्ज हो जा रहा है और एल पर जो ऊर्जा बना वह ऊर्जा फिर सी को चार्ज कर दे रहा है, अपने आप को बर्बाद कर दे रहा है। मतलब पहले जैसा था वैसे हो गया, उसे हम दोलित्र कहेंगे या दोलन कहेंगे, ठीक है ना, दोलित्र कहते हैं। और यह क्रिया जब तक चलती रहती है तब तक एलसी परिपथ को दोलन होते रहते हैं और जब तक यह क्रिया चलती रहती है जब तक एलसी परिपथ में दोलन होते रहते हैं और यह क्रिया जब तक चलते रहती है, सी चार्ज करेगा, एल को चार्ज करेगा, फिर एल सी को चार्ज करेगा और यह क्रिया चलते रहेगा और एलसी परिपथ बना रहेगा, तब तक यह क्रिया चलते रहेगा। तो आगे थोड़ा इसमें और देखते हैं, आगे और ये इसमें है, चलिए। इन दोलन की अवधि में प्रेरण कुंडली एल के प्रतिरोधों के कारण कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में बाहर निकल जाते हैं, उष्मा के रूप में क्षय मतलब हानि हो जाते हैं। फिर समझना, देखिए आप ही सोचिए, जब पहले सी को चार्ज किए, सी चार्ज हो गया, सी चार्ज किस पर किया, एल को चार्ज किया, एल को चार्ज किया, ठीक है ना, सी तो चार्ज हो गया दूसरे से, ठीक है ना, आवेश देने से चार्ज हो गया और सी एल को चार्ज कर दिया और एल फिर सी को चार्ज कर रहा है, एल फिर सी को चार्ज कर रहा है और इस क्रिया में आप ही सोचिए, पहले यह चार्ज हुआ, फिर यह चार्ज हुआ, फिर यह चार्ज, यानी कि इसके बीच में बहुत सारा ऊर्जा का ह्रास भी होगा, क्योंकि इसमें ऊर्जा का हानि भी होगा। तो वही कहा गया, जब दोलन की अवधि के प्रेरण कुंडली एल के प्रतिरोध, क्योंकि इसमें प्रेरण कुंडली एल है और एल में प्रतिरोध ज्यादा होता है और एल में प्रतिरोध होने की वजह से, क्योंकि यह इसको देगा तो ये कुछ रख लेगा, ये जब इसको देगा तो ये कुछ ना कुछ इसमें रह जाए, क्योंकि इसमें प्रतिरोध ज्यादा है, तो प्रतिरोध के कारण कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाती है। बात सही है, कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाएगा, है ना, क्षय हो जाता है, जिससे दोलन के आयाम घट जाते हैं और जिससे दोलन के जो आयाम है वो घट जाते हैं, घट जाते हैं या घटने लगते हैं। इस कमी को पूर्ति करने के लिए, इस कमी को पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे आधार उत्सर्जक परिपथ में चित्रानुसार एक अन्य कुंडली L1 लगाकर उन्हें कुंडली एल से आप भली भांति युग्मित करा देते हैं। देखो यहाँ पे समझना, अब देखो बात सिंपल है कि एल क्या है, इसमें प्रतिरोध होने की वजह से प्रतिरोध है तो क्या करेगा भाई, जब ऊर्जा को क्या ट्रांसलेट कर रहा है तो उसमें हीट होगा, इससे क्या होगा, कुछ ऊर्जा हानि हो जाएगा और इसको पूर्ति करने के लिए भाई हानि होगा, तो सिंपल बात है, इसके दोलन के आयाम में कमी हो जाएगा, दोलन के आयाम में घटने लगेगा और इस कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, आधार उत्सर्जक एलसी, जिसको हम एलसी L1 कहेंगे, L1 को आधार कहते हैं, एल को आधार कहते हैं, तो आधार उत्सर्जक क्या करेंगे, एल से फिर जो इसमें क्या करेंगे, L1 एक जोड़ देंगे और इसे संयोजित करा देंगे। तो ये क्या, अब कुंडली L1 लगाकर उन्हें कुंडली एल से भली भांति युग्मन करा देंगे, मतलब वहां पे संयोग करा देते हैं। कुंडली L1 में अन्योन्य प्रेरण द्वारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और याद रखना, जो कुंडली L1 है उसमें क्या होगा, अन्योन्य प्रेरण की वजह से उसमें क्या होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण कुंडली L1 में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगा। जब विद्युत वाहक बल होगा तो उसमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाएगा, जो संग्राहित जो संग्राहक होता है, जो यहाँ पे संग्राही से जुड़े एलसी परिपथ में बढ़ते हुए रूप में पहुंच जाती है। वही कहा, जब संग्राहक से जुड़ा होता है तो एलसी परिपथ में क्या हुआ, यहाँ पे बढ़ते हुए रूप में पहुंच जाती है, अतः विद्युत ऊर्जा उष्मा के रूप में हुई हानि को पूर्ति हो जाती है। तो जो विद्युत ऊर्जा में जो हानि हुआ वह इससे पूर्ति हो जाती है। स्पष्ट रूप से यह पूर्ति परिपथ से जुड़े बैटरी से हो जाती है और यह स्पष्ट रूप से इससे जुड़े बैटरी से हो जाती है। तो दोलन की आवृत्ति के लिए सूत्र F बराबर 1/2 पाई रूट अंडर LC होता है और यह सूत्र याद रखिएगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब टाइप क्वेश्चन, जो आपको शायद समझने में कठिनाई हुआ होगा, इसके लिए सॉरी दोस्त, क्योंकि हम अपने तरफ से इससे इजी डिफिनेशन कभी नहीं बन सकता और यह 5 नंबर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये 5 नंबर क्वेश्चन इतना लिखिएगा कि इसको एक बार नहीं, पहले क्या करना है, इसको याद कर लेना है, फिर आपको यहां तक 2 बार लिख लेना है, फिर अगले का स्टेप में इसको याद करना है। इसको जरूरत नहीं कि एक लाइन इधर उधर हो जाए तो गलती होगा, नहीं,
और अपने तरीके से लिखोगे तो 1 पन्ना का होगा ये, और 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा जरा। हाँ, उसी का इंग्लिश मीडियम वाला है, उसी का इंग्लिश मीडियम है, कार वर्किंग है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन है 13 नंबर, कार्बन डोपिंग क्या है? कार्बन डोपिंग क्या समझते हैं? मेरे दोस्त आपको बता दे, यह चैप्टर में 2 टॉपिक और चीज पढ़ना होता है। आपको मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि एक होता है लॉजिक गेट, लॉजिक गेट। एक होता है द्विधारी संख्या से द्विधारी, द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या, और दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या। 2 टॉपिक इस चैप्टर में और पढ़ना है, जो यह अलग अलग खुद टॉपिक है, और यह खुद लॉजिक गेट से कम हर साल 5 नंबर, और द्विधारी संख्या से हर साल 2 नंबर यह पूछता है। तो यह 5 और 2 नंबर 7 नंबर के लिए इसमें यह लेक्चर इसमें नहीं लाया हूं, क्योंकि ये लॉजिक गेट अलग स्पेशल एक क्लास होगा लॉजिक गेट का, जिसमें टोटल मूलतः 3 गेट होते हैं और उसको मिलाकर 5 गेट बनाए जाते हैं। तो पांचों गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, यही इसी चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन लॉजिक गेट अलग से पढ़ा देंगे आपको, द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या, दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या अलग से पढ़ा देंगे। यह 2 टॉपिक मैं इस लेक्चर में नहीं लेके आया हूं, ये दोनों टॉपिक मैं कल पढ़ाऊंगा, क्योंकि दोनों टॉपिक अलग अलग है, अलग अलग इसी का है, लेकिन टॉपिक्स वाइज है। तो मैं इसको इसमें खिचड़ी पका देता तो अलग मजा नहीं आता, क्योंकि ये टॉपिक समझने वाला है, याद करने वाला नहीं है। ये दोनों समझने वाला टॉपिक है, ठीक है ना, मैथमेटिकल टूल पे है, इसलिए मैं इस लेक्चर में नहीं लेके आया हूं, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखना, अब हम पढ़ेंगे कार्बन डोपिंग क्या है। तो कार्बन डोपिंग का मतलब होता है कि किसी चीज में मौजूद कार्बन पदार्थ की आयु निकालना, यह पूरी पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। देखो, कार्बन डोपिंग का मतलब है किसी भी पदार्थ को अगर हम आयु पता लगाना है, जैसे कि बहुत पुराना कोई वस्तु है, तो हम कैसे पता लगाएंगे भाई ये कितना पुराना है? तो कार्बन डोपिंग के माध्यम से इसको पता लगा सकते हैं। कार्बन डोपिंग के माध्यम से कितना हो पुराना वस्तु को हम पता लगा सकते हैं कि भाई ये कितना पुराना वस्तु है। तो ये कहा गया, कार्बन डोपिंग का मतलब होता है किसी चीज के मौजूद कार्बन पदार्थ, किसी चीज पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ, जैसे कि कोई भी वस्तु होता है उस पर कार्बनिक पदार्थ कुछ ना कुछ उपस्थित होता है, उस कार्बनिक पदार्थ से हम पता लगा सकते हैं ये वस्तु कितना पुराना है। तो कार्बन डोपिंग का मतलब है किसी चीज पर मौजूद कार्बनिक पदार्थ की आयु निकालना, यह पूरी तरह विज्ञान पर आधारित है। अगर किसी भी अगर किसी को भी किसी चीज की आयु आयु को लेकर शंका है, किसी वस्तु को चीज के लेकर शंका है कि भाई कितना वर्ष पुराना है, शंका है, तो फिर इसी फिर इसी माध्यम से उसकी आयु निर्धारित की जाती है। कार्बन डोपिंग के माध्यम से उसको आयु को निर्धारित किए जाएंगे, और ये क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछा गया, कार्बन डोपिंग क्या है, और इसलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। और यह चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, तो फटाफट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए 91 17 82 30 62 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको समझ में आया होगा। और इस पर ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, या केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। यह आपका चैप्टर था, इसमें 2 टॉपिक है, एक लॉजिक गेट है, और एक द्विधारी संख्या यानी कि डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर, बाइनरी से डेसिमल, यानी कि द्विधारी संख्या से दशमिक संख्या, दशमिक संख्या से द्विधारी संख्या, जो अलग लेक्चर में दोनों अलग अलग पढ़ाएंगे, ताकि आपको समझ में आए, एक ही खिचड़ी पकाने से नहीं होगा। ऐसे जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन था इस चैप्टर का इतने आ गया है, और इसमें एक्स्ट्रा कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बचा नहीं है। और यह 13 क्वेश्चन याद कर लोगे ना, एक भी क्वेश्चन 20 नंबर कोई नहीं छीनने वाला। बस लॉजिक गेट और निर्धारित संख्या और पढ़ा देंगे, टेंशन मत लेना। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त, थैंक यू।